हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 34 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 10। इसमें 20 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें प्राय सुर्खियों में रहने वाला क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 किससे संबंधित है? ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। ये क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 है, इसका जो अनावरण किया गया ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया और इसमें जो इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है 22, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं एनएसएस के बारे में। इसे महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में शुरू किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरा ऑप्शन है एनएसएस का प्राथमिक उद्देश्य है युवाओं में स्वयं सेवा और सामुदायिक सेवा की भावना जागृत करना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है एनएसएस का आदर्श वाक्य सेवा और नेतृत्व है, ये गलत है। एनएसएस का जो ध्येय है वाक्य है वो है स्वयं से पहले आप। तो इसमें यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद ए ऑप्शन ही इसमें सही। नेक्स्ट है 23, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन से वैधानिक निकाय स्थापित किए गए थे? इसमें कौन कौन से यहाँ पर वैधानिक निकाय स्थापित किए गए थे? वैधानिक जो सांविधिक होते हैं, जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं एक्ट के तहत। यहाँ पर है निवेशक शिक्षा और संरक्षण नीति प्राधिकरण, ये यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO, ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, ये भी यहाँ पर सही है। 2013 जो कंपनी अधिनियम है इसके तहत चारों के चारों बनाए गए थे। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला जो ओपन फोर्स है प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें है ये ई गवर्नेंस, जो ओपन फोर्स प्लेटफॉर्म है ये ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों के सामूहिक विकास और साझाकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रीय समूह अंतर सरकारी मंच G20 का स्थायी सदस्य है? इसका स्थायी सदस्य देखना है कौन कौन से हैं इसमें परमानेंट मेंबर G20 का। एक तो यूरोपीय संघ भी EU है, इसमें यहाँ पर G20 का मतलब है 19 प्लस के एक EU है यहाँ पर। तो एक तो यूरोपीय संघ तो है, तो दूसरा सी ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा है अफ्रीकी संघ, इसमें अफ्रीकी संघ भी शामिल है, दूसरा भी ठीक है। यहाँ पर आसियान इसका कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, तो सी ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है। और खाड़ी सहयोग परिषद GCC भी नहीं है इसका परमानेंट मेंबर। तो इसमें एक और दो ही करेक्ट है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सी चुंबी घाटी में स्थित है? चुंबी घाटी में बताना है कौन कौन से इसमें दर्रे स्थित है। पहला है जैलेप्ला इसमें स्थित है। दूसरा है नाथुला, ये भी स्थित है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। और जो सिपकिला चुंबी घाटी में स्थित नहीं है। इसमें दो ही है, नाथुला और जैलेप्ला। और यहाँ पर जो जैलेप्ला और नाथुला है ये दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व में चुंबी घाटी से होकर जाने वाला भारत और तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित है। और सिपकिला दर्रा ये सतलज नदी में स्थित है जो किन्नौर के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, एक और दो ही ठीक है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 27, राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं, कितने ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है इसमें यह रोजगार की तलाश करने वालों और रोजगार प्रदाताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा है यह ड्राइवरों और बढ़ई जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा, दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। और ये
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये इसके अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल दिया हुआ है, तो ये आता है यहाँ पर श्रम मंत्रालय के अंतर्गत। श्रम और रोजगार मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, ना कि उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय कैरियर सेवा, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, 1 और 2 ठीक है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 28, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF के संदर्भ में देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। इसमें यहाँ पर पहला कथन है PMNRF जरूरतमंद लोगों को उनके चिकित्सा उपचारों जैसे कि हार्ट सर्जरी, कैंसर उपचार के खर्चों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है PMNRF किसी विशिष्ट कानून या संसदीय अधिनियम द्वारा शासित नहीं होता है। ये किसी भी अधिनियम के द्वारा शासित नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। PMNRF में अंशदान को आयकर अधिनियम के तहत 100%, जो आयकर अधिनियम है इसके तहत 100% की छूट दी गई है। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 29 में है निम्नलिखित जानवरों में से कौन से भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक या राज्य चिन्ह का हिस्सा है। इसमें यहाँ पर बताना है, एक तो ये भी है सिंह, बैल भी है, हाथी भी, घोड़ा भी। इसमें चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, और सांड भी है इसमें जो प्रतीक के रूप में है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 30 mRNA, जो mRNA टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है। इसमें देखना है कौन से कथन यहाँ पर सही है। ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए वायरस से कमजोर रूप का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर जो मैसेंजर, एम का मतलब होता है मैसेंजर, RNA का उपयोग कोशिकाओं को जो प्रतिरक्षा होंगी प्रतिक्रिया सक्रिय करने के लिए प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश देते हैं, और ये परंपरागत टीकों से मौलिक रूप से अलग होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद बी ऑप्शन ही बचता है। ये मानव DNA में एकीकृत नहीं होते हैं। जो mRNA नहीं होता, ये इसकी जगह पर DNA होता है। ये परंपरागत टीकों की तुलना में तेजी से विकसित किए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, बी आंसर करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 31 वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है FSB से रिलेटेड। जो FSB है वित्तीय स्थिरता बोर्ड, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी G20 के तत्वाधान में। इसमें पहला ऑप्शन है FSB की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तहत नहीं, जबकि G20 के तहत हुई थी, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है भारत FSB का सक्रिय सदस्य है और इसके पूर्ण सत्र में भारत की सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 32 भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कितने ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 का होना चाहिए यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत की स्वतंत्रता से पहले ही अपनाया गया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और ये बाद में 1950 का जो अधिनियम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, उपबंधों के तहत जो राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन को भी नियंत्रित करता है, और ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही है, सही पूछा हुआ है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33 समर्थ जो मिशन है इसका उद्देश्य देखना है। समर्थ पहली बात तो किससे रिलेटेड है, ये अगर ये पता चल जाएगा तो कि हाँ किससे रिलेटेड है, फिर उद्देश्य भी पता चल जाएगा इसका उद्देश्य यहाँ पर ताप विद्युत उत्पादन में कृषि अवशेषों के उपयोग को बढ़ावा देकर पराली दहन की घटनाओं को कम करना है। जो पराली की घटनाएं होती हैं उसको, पंजाब हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें होती है जो पराली होती है उसको जलाया जाता है, उसी से रिलेटेड है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। जो समर्थ है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल, यहाँ से भी पता चल जाएगा जो आर है, आर का मतलब यहाँ पर रेजिड्यू हो गया, और सस्टेनेबल एग्रेरियन रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स
जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन। पराली दहन की समस्या से निपटने के लिए इसको लाया गया यहाँ पर, और इसका उद्देश्य विद्युत मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ताप विद्युत संयंत्रों में जैव भार का उपयोग राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है और इसे समर्थ के नाम से जाना गया। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 34, भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मंत्रालय विशिष्टता नागरिक और वाणिज्यिक कानूनों से संबंधित मामलों में विदेशी देशों के साथ संधियों और समझौतों की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करता है? इसमें यहाँ पर करता है विधि कार्य विभाग। ए आंसर इसमें करेक्ट है। ये है यहाँ पर कौन सा विभाग बताना है, नागरिक और वाणिज्यिक कानूनी। एक तो नागरिक और वाणिज्यिक कानूनी से संबंधित मामलों में विदेशी देशों के साथ जो संधि और समझौते होंगे, इससे रिलेटेड जो मामले होंगे ना, वाणिज्यिक कानूनी से संबंधित, नागरिक और वाणिज्यिक कानूनी से संबंधित। अब यहाँ पर इसमें विदेश मंत्रालय भी दिया है और ये विदेशी देशों के साथ, तो इसका ये नहीं होगा बल्कि विधि कार्य विभाग होगा। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 35, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना योजना का उद्देश्य है? जो पालना योजना है उसका यहाँ पर उद्देश्य देखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यहाँ पर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण क्रेच और डे केयर सुविधाएं प्रदान करना, मिशन शक्ति के अंतर्गत। और ये योजना जो पालना योजना है, पालना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसमें जो भी बच्चे होंगे उनको यहाँ पर डे केयर सुविधाएं दी जाएंगी और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके यहाँ पर घटक भी हैं जो पालना घटक है। इसमें जैसे कि जो 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे होंगे उनको पोषण संबंधी सहायता दी जाएगी और बच्चों का स्वास्थ्य वृद्धि की निगरानी देखी जाएगी, टीकाकरण और जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान भी करना है। तो इसमें बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के संदर्भ में देखना है, इसमें कितने कथन सही हैं? सही ऑप्शन इसमें चूज करने हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है RIDF का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। इसकी स्थापना 1995 से 96 के दौरान हुई थी यहाँ पर। और ये ग्रामीण जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, नाबार्ड के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, ना कि RBI के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है घरेलू वाणिज्यिक बैंक कृषि के लिए निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण लक्ष्य में कमी होने पर उस कमी की पूर्ति के रूप में इस निधि में योगदान देते हैं। दूसरा ऑप्शन ठीक है, इसमें बी आंसर सही है। 37 ट्यूलिप के संदर्भ में देखना है, इसमें कितने कथन सही हैं? पहला है ये यूरोप के समशीतोष्ण जलवायु वाले पर्वतीय क्षेत्रों के देशज है। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये यूरोप के यहाँ पर देशी स्तर पर विकासशील स्वदेशीकरण का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देशज नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद 2 ऑप्शन गलत हो गए, तो दूसरा तो है ही जो नीदरलैंड है, ये पंखुड़ियों का विश्व में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है भारत में ट्यूलिप उगाने के लिए जलवायविक दशाएं बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ऐसा नहीं है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच जाता है, पहला ऑप्शन ए आंसर इसमें करेक्ट है। यहाँ पर वैज्ञानिक और जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR, उसने जो भारतीय समवेत औषध संस्थान IIM फील्ड स्टेशन बोनेरा जम्मू ट्यूलिप जो पुष्पों की देशी स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है पौधों के लिए। नेक्स्ट है 38, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है पहला और दूसरा और तीसरा। इसमें कानूनों को प्रवर्तन निदेशालय जो ED है द्वारा लागू किया जाता है। इसमें कौन सा कानून है जो ED के द्वारा लागू किया जाता है? इसमें यहाँ पर पहला है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 जो फेमा है किया जाता है। PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 ये भी किया जाता है इसके अधीन। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 ये भी इसके तहत ही लागू किया जाता है। तीनों किए जाते हैं, फेमा भी
PMLA जो 2002 है, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये भी किया जाता है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से किस समुदाय या समूह पर लागू होते हैं। इसमें यहाँ पर पहला है जो हिंदू विवाह अधिनियम है, ये पारसी अथवा यहूदी पर लागू नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन देखें यहाँ पर, इसमें भी है और इसमें भी है। अब 3 और 4 तो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस पर तो लागू होता है, और जो सिख धर्म है ना, इस पे भी ये लागू होता है। तो यहाँ पर दूसरा भी है, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षेत्रों में निवास नहीं करने वाले जनजातीय समुदाय, ये इन पर लागू नहीं होता है। और पारसियों पर भी, पारसी और यहूदियों पर भी लागू नहीं होता है। 2, 3, 4 इसका आंसर ठीक है। सिख, बौद्ध और जैन इस पर लागू होता है जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की संहिता है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 40, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है सही कथन कौन से हैं। DRDO का गठन 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन ये 1958 में, और रक्षा विज्ञान संगठन तीनों सेनाओं के तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों के साथ विलय करके की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार करते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। सही ऑप्शन बताना है तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ही करते हैं, और तीनों सेनाओं के जो तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों के साथ ही विलय करके की गई थी। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP के संदर्भ में देखना है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2007-8 में तंबाकू उपभोग, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2007-8 में थी, इसके दौरान ही की गई थी। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय नियंत्रण प्रकोष्ठों से युक्त त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। इसमें हमें देखना है यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है। सी ऑप्शन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किशोरों और युवाओं को शैक्षणिक संस्थान है उसके माध्यम से लक्षित करने के लिए अलग बजटीय प्रावधान किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यही वाला गलत है, गलत ही ऑप्शन पूछा हुआ है, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 42, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जो NIIF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है सही ऑप्शन कौन सा है। भारत सरकार को विनिवेश से प्राप्त आय सीधे NIIF में जमा की जाती है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये सीधे इसमें जमा नहीं की जाती है। यहाँ पर NIIF का जो गठन हुआ था ये वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजना के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से जो इक्विटी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। और इसमें ग्रीन फील्ड की योजनाएं होंगी और ब्राउन फील्ड की योजनाएं वो होती हैं जो पहले से ही हैं और उनको और सही किया जाता है, वो होती हैं। ग्रीन फील्ड की योजनाएं वो होती हैं जिनको नए सिरे से ही स्थापित किया जाता है। तो इसमें दोनों ही हैं, तो यहाँ पर हाँ दूसरा ऑप्शन है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड रुकी हुई जो परियोजना है उनकी अवसंरचना का विकास करना है। पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, दूसरा इसमें सही है, इसमें बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान PM कुसुम योजना का जो PM कुसुम है ये योजना नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पहले भी इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें कौन कौन से कथन सही है। स्टैंड अलोन सौर पंप ठीक है, ग्रिड से जुड़े पंप ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र ये भी ठीक है, लेकिन सौर पार्कों का इसमें विकास के लिए नहीं बोला हुआ है। और यहाँ पर जो सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास की एक योजना कार्यान्वयन
कार्यान्वयन है, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन भी करना है। तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, 1, 2, 3 ही ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट है। इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया रीसेट कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में रीसेट का किससे संबंधित है, उसमें ऑप्शन दिए होंगे। तो इसमें यहाँ पर जो उद्देश्य है खेल से है, ये खेल और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही है। खिलाड़ियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद करियर परिवर्तन और सशक्तिकरण को सुगम बनाना है, इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 45 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो CCI है, इसके संदर्भ में देखना है और कितने कथन यहाँ पर सही है ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, पहला ऑप्शन। जो उपभोक्ता हैं ये कंपटीशन के लिए है प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है उसके तहत, और इसका उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और उसे बनाए रखना है। इसमें पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर मौद्रिक दंड लगाने के अधिकार प्राप्त हैं, इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। और यहाँ पर जो CCI है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भारी मौद्रिक दंड भी लगाया जाएगा। जैसे पिछले किसी उदाहरण में देखें, पिछले 3 वर्षों में इकाई के लिए जो औसत कारोबार है उसका 10% तक। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, ये वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं, जबकि ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। CCI जो पहला इसमें CC है तो कॉरपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत, ना कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें 2 ऑप्शन ही करेक्ट है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 46 राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया नीति आयोग के द्वारा, जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है। सी ऑप्शन इसमें ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में नीति आयोग आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें नेक्स्ट है 47 वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं। पहला ऑप्शन है, ये पुरस्कार रक्षा मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और उनके अंतिम मंजूरी के बाद प्रदान किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत है। जो सभी क्षेत्र जो व्यवसाय के नागरिक होंगे, पुरुष हो या महिला हो, केंद्रीय अर्ध सैन्य बल हो या रेलवे सुरक्षा बल से सहित जो भी पुलिस बल होंगे, सभी इसके पात्र होते हैं, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। डी आंसर इसका सही है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर इक्विप ये योजना दी हुई है और इसका उद्देश्य देखना है कौन से इसमें सही है, और इसमें पूछ लिया यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन इसका सही है। इसमें पहला ऑप्शन है इक्विप योजना, इसका उद्देश्य देखें यहाँ पर इक्विप का एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ये है इसकी फुल फॉर्म, जो शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम। ये एक समग्र कार्यक्रम है जिसे मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी 2019 में। इसमें यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर स्कूल ड्रॉप आउट करने वाले विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें यहाँ पर जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में पहुंच, समावेशन, गुणवत्ता, उत्कृष्टता और नियोजनीयता को बढ़ावा देना है, ना कि यहाँ पर व्यवसाय के लिए। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद आंसर इसमें निकल रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें यहाँ पर
प्रेरणा के बारे में श्रेयस, एक तो यहाँ पर श्रेयस है, मैट्रिक से आगे की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति एससी के जो छात्र हैं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। श्रेयस योजना यही है। और यहाँ पर इसमें एससी पिछड़ा वर्ग भी और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय फेलोशिप है उस इसमें शामिल है। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर प्रेरणा के बारे में है। नेतृत्व सिखाने के उद्देश्य से छात्रों के लिए एक अनुभव पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। ये भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। दूसरा और तीसरा ही करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 49, निम्नलिखित में से कौन सा ओटावा कन्वेंशन? ओटावा कन्वेंशन, ओटावा कहाँ पर है? ये है कनाडा में। तो इसमें देखना है इससे क्या है। इसमें ओटावा कन्वेंशन में ये एक एंटी पर्सनल लैंड माइन्स के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स का उपयोग करने के लिए। और इसमें 10 वर्ष के भीतर जो सभी APL होल्डिंग्स हैं उनको यहाँ पर समाप्त करना है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 50 में दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट? जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के लिए तो उड़ीसा ही है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। और बॉक्साइट संसाधन 51% अकेले उड़ीसा में ही मिलते हैं, जबकि उसके बाद 16% आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, गुजरात में 9% है। नेक्स्ट है 51, इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर जैसे SSLV है, SSLV के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें SSLV ये लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये यहाँ पर 4 चरणों का है। इसमें ये 4 चरणों का होता है और चारों चरणों में ही ठोस ईंधन भरा जाता है इसमें। और ये जो लियो होती है, जो निम्न भू कक्षा होगी, उसमें जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं इसी का ही यूज़ किया जाता है SSLV का। निम्न भू कक्षा 500 किलोग्राम तक के पेलोड को भेज सकता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है और इसके बाद ASLV, SSLV के बाद ASLV है जो 5 चरणों का है। फिर उसके बाद PSLV है। PSLV 4 चरणों का होता है, जो पहला और तीसरा जो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला और तीसरा जो चरण होता है इसमें ठोस ईंधन होगा, दूसरे और चौथे में होता है लिक्विड वाला। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर GSLV। GSLV का प्रयोग जो करते हैं, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है उसके लिए किया जाता है, उसका प्रयोग जो GSLV होगा। इसमें यहाँ पर जो ईंधन होगा ठोस भी होता है, लिक्विड भी होता है और क्रायोजेनिक भी होगा। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है SSLV में उड़ान के अंतिम चरण में प्रणोद जो थ्रस्ट है वो दक्षता बढ़ाने के लिए क्रायोजेनिक के ऊपरी, इसमें क्रायोजेनिक का तो किया ही नहीं जाता, ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया जाता है जो SSLV है। और इसमें 500 किलोग्राम और इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो गलत है और पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 52, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार जो ई-नैम है योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है? इसमें देखनी है कौन सी नोडल एजेंसी है। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ SFAC, बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो SFAC है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC ये, और ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन जो ई-नैम है पहल को लागू करने के लिए एजेंसी भी है। तो इसमें बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें पूछा जा सकता है ये लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ। नेक्स्ट है 53, भारत में खेल पुरस्कारों के संदर्भ में देखना है। इसमें यहाँ पर पुरस्कार दिए हुए हैं और इसका यहाँ पर इधर उद्देश्य दिया हुआ है। पहला है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो रत्न पुरस्कार है, खेलों को बढ़ावा देने में आजीवन दिए गए योगदान को सम्मानित करना। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। जो मेजर ध्यानचंद खेल है रत्न पुरस्कार, भारत का ये सर्वोच्च खेल सम्मान है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता था, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है।
और ये किसी खिलाड़ी को 4 वर्ष की अवधि के दौरान खेलों में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है खिलाड़ी के दौरान, उसके लिए, ना कि जीवन भर के लिए दिया जाता है। ये 4 वर्षों की अवधि के लिए इसको दिया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, किसी खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना। इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो अर्जुन पुरस्कार है ये भी 4 वर्षों के लिए है। जो 4 वर्षों में जो खिलाड़ी होगा अच्छा प्रदर्शन किया करता है तो उसके लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी 4 वर्षों के लिए ही है। फिर है यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसमें यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफलता प्राप्त करेगा, उत्कृष्ट एथलीट जो भी होंगे को तैयार करने के लिए कोच, जो भी कोच होंगे, जैसे कि यहाँ पर एथलीट हो गए, उनको जो भी सिखाने वाला होता है कोच, उसको दिया जाता है। कोचिंग और पदक विजेता एथलीटों को तैयार करने में उत्कृष्टता को सम्मानित करना। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। अब है यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार पर्वतारोहण और नौकायन जैसे साहसिक खेलों में उपलब्धियों को सम्मानित करना। इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। ये ध्यानचंद पुरस्कार ये स्पोर्ट्स और जो खेल होंगे उसमें आजीवन प्राप्त की गई उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ना कि किसी विशेष रूप से साहसिक खेलों के लिए। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका जो आंसर है ये बी करेक्ट है। इसमें एक तो यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार और एक अर्जुन पुरस्कार। इसमें ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पर ये आजीवन प्राप्ति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है 54, नवीकरणीय ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों को उनकी स्थापित क्षमता के अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में करना है, इसको लिखना है। इसमें सबसे पहले जो है वो सौर ऊर्जा का ही है। सौर ऊर्जा का ही इसमें योगदान है, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है उसमें। पहला सौर ऊर्जा हो गया, फिर है उसके बाद पवन ऊर्जा। तो 1 और 3, तो 1 और 3 डी में ही आ रहा है। फिर उसके बाद पहले सौर ऊर्जा का हो गया, फिर पवन ऊर्जा का हो गया, फिर उसके बाद जो जैव अपशिष्ट है उससे किया जाता है, फिर उसके बाद है लघु जल विद्युत दूसरा। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रम से हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना की निगरानी और कार्यान्वयन एजेंसियां हैं? इसमें यहाँ पर जो गलियारा परियोजना की निगरानी और कार्यान्वयन किसके लिए? हरित ऊर्जा। इसमें यहाँ पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें डी आंसर इसका सही है। जो ग्रीन कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर 1 और ग्रीन कॉरिडोर 2। जो ग्रीन कॉरिडोर 1 है ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, इन राज्यों में ये लागू की जा रही है। और जो इसका उद्देश्य है वो 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसको 2022 तक पूरा करने की उम्मीद की गई थी इसका। फिर ग्रीन कॉरिडोर 2, इसमें एक अंतर्राज्यीय जो पारेषण नेटवर्क है ये, और इसमें यहाँ पर जो राज्य हैं 8 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न वाले जो राज्य हैं तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 56, भारत में 4 श्रम संहिताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो 4 संहिताएं हैं इसमें पहला ऑप्शन है न्यूनतम मजदूरी के लिए एक सांविधिक अधिकार बनाया गया है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। और ये जो अधिकार है ये 2019 मजदूरी संहिता के तहत बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है छटनी किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक री स्किलिंग फंड स्थापित करने के लिए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है 500 कर्मचारियों तक की संख्या वाली इकाइयों में काम बंद, ले ऑफ या छटनी रिट्रेचमेंट के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अनुमति की आवश्यकता होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, बी आंसर इसका सही है, 1 और 2। नेक्स्ट है यहाँ पर 57, कृषि उड़ान योजना। जो कृषि उड़ान योजना है इसके बारे में देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है इस योजना के तहत भारतीय मालवाहकों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और रक्षा मंत्रालय से चुनिंदा हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे के शुल्क पर छूट मिलती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ई कुशल। जो ई कुशल है इसमें यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के तहत इसमें छूट भी दी जाती है। ई कुशल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे हितधारकों को वास्तविक समय पर
वास्तविक समय की कृषि रसद संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि उड़ान की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। और ये जो कृषि उड़ान योजना है 2022 अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर शुरू की गई थी, मार्गों के लिए शुरू की गई थी। कृषि उत्पादकों के परिवहन में किसानों को सहायता प्रदान की जा सके और उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके। इसमें दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 58, सांस्कृतिक संदर्भों में कभी कभी उल्लेखित किए जाने वाला पद फिलेटली, जो फिलेटली है ये किससे संबंधित है, ये बताना है। ये है यहाँ पर डाक टिकटों के जो टिकट है डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन से। तो इसमें सी आंसर इसका सही है, जो यहाँ पर फिलेटली है, फिलेटली संबंधित है डाक टिकट से। नेक्स्ट है 59, यहाँ पर प्लीजिंग रीजन, जो प्लीजिंग रीजन शब्दावली है इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। ये किया गया है यहाँ पर ए आंसर इसका ब्लैक होल। ब्लैक होल का वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ चक्कर लगाना बंद करके सीधे गिरने लगता है। जो ब्लैक होल है उसका, यहाँ पर ब्लैक होल है उसका यहाँ पर चक्कर लगाएगा, क्योंकि जो ब्लैक होल है इसका जो गुरुत्वाकर्षण है ये जो भी मैटर होंगे इसको अपने अंदर ही समा लेता है, तो उसी से ये रिलेटेड है। और जो यहाँ पर डार्क एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी वो ब्रह्मांड का विस्तार करती है, जबकि डार्क मैटर होते हैं वो ब्रह्मांड को सुकोड़ते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 60, चपाटा मिर्च के संदर्भ में देखना है। चपाटा मिर्च ये तेलंगाना की वारंगल चपाटा मिर्च या टोमेटो चिली टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेत इसमें दिया गया है। तो इसकी खेती मुख्य रूप से तमिलनाडु में की जाती है। ये तमिलनाडु में नहीं की जाती, तेलंगाना का। चपाटा मिर्च को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। तो बी आंसर इसका दूसरा करेक्ट है, तो बी आंसर इसका सही है।